गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मेटल्स एवं नॉन मेटल्स के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था विभिन्न प्रकार के धातु अधातु, उसके उदाहरण, उसके भौतिक गुणधर्म और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उसकी अवस्थाएं, और उसके बाद हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से जल के विभिन्न अवस्थाओं में धातुओं के साथ अभिक्रिया। आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ये धातु जल के साथ अपनी अभिक्रिया दिखाते हैं। तो उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने यहाँ पर एक धातु लिया है सोडियम, और ये सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, प्लस इसमें ऊष्मा भी मुक्त हो रही है, अर्थात यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं परीक्षा में दी जाती है संतुलित करने के लिए भी। तो हम लोग संतुलन को भी देखें, किस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन इसके कारण 2 हो गया और 2 यहाँ पे है, तो इधर हो गया हाइड्रोजन हो गए इधर 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन है कितने 2। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन इसके कारण 2 है। तो इस आधार पे हम यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो इधर भी हाइड्रोजन इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा 4, और इधर भी हाइड्रोजन इस 2 और 2 यहाँ, तो इधर भी हो जाएगा 4, और इसके यहाँ पर 2 लगाने से यह ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो जा रहा है और यहाँ पर भी 2 है ही। तो इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि ये 4 से 5 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, एक दूसरा धातु है कैल्शियम है। इसको जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है CaOH ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो यहाँ हम देखें कि ये इधर कैल्शियम यहाँ पर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन है 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ अगर 2 लगा दें तो इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू हमें हमेशा RH। ये समीकरण को संतुलित करने में हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट साइड में जितने परमाणुओं की संख्या है राइट साइड में भी उतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें मैग्नीशियम, एक तीसरा एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम का जल के साथ अभिक्रिया किया गया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो यह समीकरण पूर्व से ही संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसको देखें हम लोग, ये संतुलित है कि नहीं। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ भी 2 एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2 का, तो हो जाएगा 6 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर इसके कारण 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। तो यह समीकरण संतुलित है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें आयरन जब अभिक्रिया कर रहा है जल के साथ तो बना रहा है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ भी आयरन 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, इससे इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, तो हो जाएगा इधर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, और इधर भी ऑक्सीजन इसके कारण 4 है। तो यह भी समीकरण संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें कि धातुओं की तनु अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। तो जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना रहा है यह बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम लोग देखें इसका रासायनिक अभिक्रिया में। इसका उदाहरण यहाँ पर एक धातु लिया आयरन और अम्ल के रूप में लिया तनु अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह आयरन, यहाँ पर देखिए क्लोरीन इस 2 के कारण क्या है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो ये आयरन इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो 2 क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा FeCl2 और यह हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट रासायनिक समीकरण देखें आप लोग, मैग्नीशियम यहाँ पे लिया, मैग्नीशियम यहाँ पर भी क्लोरीन, इसके कारण यहाँ 2 क्लोरीन है तो MgCl2 और यह 2H यहाँ पर H2 के रूप में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें जिंक, जिंक अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो क्या बन रहा है ZnCl2, यहाँ भी क्लोरीन 2 है और यह 2H जो है यह हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो रहा है, तो जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हम लोग देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यह बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर 2Al है ही, यहाँ पर 6HCl है तो यहाँ 2AlCl3, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्लोरीन यहाँ हो जाएगा 3, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात लिखी हुई है, इसको आप लोग को याद रखना है कि कॉपर, सिल्वर और मरकरी, ठीक है, ये तीनों तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए और इसे याद भी करते रहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए ये धातु है एक क, लवण विलयन है एक ख, और जब इसके साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है लवण विलयन क प्लस धातु ख। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन में विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको समझे आप लोग, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर रहा है। अब यह जो विस्थापन की अभिक्रिया हुई यह निर्भर करता है इसके सक्रियता श्रेणी पर। तो फिर सक्रियता श्रेणी क्या है, तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि एक सूची ऐसे बनाई गई है सक्रियता श्रेणी की जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे ऊपर है तो यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। और सबसे नीचे हम लोग देखें क्या है, तो सबसे नीचे है ये गोल्ड Au। ठीक है, तो Au जो है इसको क्या कहते हैं, किसका संकेत है, ये गोल्ड का है ना, तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब एक नज़र हम लोग इस सक्रियता श्रेणी पर भी डाल दें कि इसमें सबसे ऊपर तो यह दिखाया गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb। ठीक है, उसके बाद
नीचे आ जाएं तो यह है हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और Ag यहाँ पे इसको आप ठीक कर ले। ये जो है ये होगा Ag, ठीक है। और उसके बाद ये गोल्ड Au, ठीक है, सोना। तो ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि धातुओं की अधातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो हम लोग इसको अगले क्लास में इसको देखेंगे, धातुओं का अधातुओं के साथ अभिक्रिया होने पर क्या प्राप्त होता है। तो आज जितनी बातें बताई गई हैं, आज आप लोग उतना तैयार कर लें। ये सक्रियता श्रेणी को अवश्य याद रखें। इससे श्रेणी से यह पता चलेगा कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और उसके बाद उसकी क्रियाशीलता किससे अधिक है। मतलब यह सोडियम की क्रियाशीलता कैल्शियम से अधिक है, कैल्शियम की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से अधिक है, ठीक है, मैग्नीशियम की क्रियाशीलता एल्युमिनियम से। तो इसको एक सीरीज़ में जो है इस तरह से सीरीज़ में याद रखना है ना। और इसके अलावा जो ये रासायनिक समीकरण हमने बताया था, इसको आप लोग संतुलित करने के लिए सीखिए कि किस प्रकार से यह संतुलित हो रहा है। और इसके बाद ये भी रासायनिक उदाहरण है, इसको भी आप लोग लिख लें और इसे संतुलित करने के लिए सीख लीजिए। तो इतना आप लोग आज तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 3 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से और अभिक्रियाएं हो रही है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, धातु जब अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इतना तैयार कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।